हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। ऑल एग्जाम पीवाईक्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज हमारी चल रही है। लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहाँ पर भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिससे दोनों साल 2015 और 2018 में एक एक क्वेश्चन आया है। डेबाई-हकल थ्योरी ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी यूनिट में ये है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके क्वेश्चंस जो पिछले 2015 और 2018 में आए थे वो काफी कम लोगों के सही हुए थे, है ना। तो डेबाई-हकल थ्योरी ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए बेसिकली मैं बता दूं, इसमें आपको मैं केवल वो एरिया पढ़ाने वाला हूं जिस पर से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि डेबाई-हकल ये जो थ्योरी है ये क्या है। बेसिकली थ्योरी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है और वो इक्वेशन आपका ये है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के एलिमेंट समझ लो। आपका ये जो लोग गामा प्लस माइनस है, ये आपका मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है। ठीक है ना। और ये जो आपका आई की पावर रूट है, यानी आई की पावर हाफ है, यानी कि ये हो जाएगा आई रूट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्या है, आई यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ है। ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है, डेबाई-हकल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ये देखो ए क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है एक डेबाई-हकल कांस्टेंट। जेड प्लस जेड माइनस आपके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, उसके क्या है, ये चार्जेस हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो है क्या, ये इक्वेशन मतलब बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपके मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी कि आपका लोग गामा प्लस माइनस, है ना। और ये जो आपका आई है, यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ है, इसमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है कौन, आपकी ये जो थ्योरी है वो। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट और आपका आयनिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, ये वो थ्योरी बताती है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब एक चीज देख लेते हैं यहाँ फटाफट। ये जो ए है वो ए क्या है उसको देख लेते हैं। ये ए क्या है, ये ए आपका डेबाई-हकल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, और ए का जो फॉर्मूला है वो ये रहा। ठीक है ना। ये ए का यहाँ पर फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना आप लोग, कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, अब इस ए की भी वैल्यू निकाली इन्होंने। कैसे निकाली, देखो ए में सारा तो नंबर लिखा हुआ है। एक तो ये आपका ई आर ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और एक आपका टी। तो टी तो यदि आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे तो ये जो ई आर है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का इतने टेम्परेचर पे होता है 78.54। ठीक है, यदि ये वैल्यू आप रख देंगे किसकी, ई आर में आप रख देंगे 78.54, और टेम्परेचर में 25 का मतलब हो गया 98 के, ये आप रख देंगे तो एक और रखने के बाद ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.509। सुन लो, ए क्या है, डेबाई-हकल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 0.509। कब, जब टेम्परेचर आपका 25 डिग्री हो और आपने वाटर लिया हुआ हो सॉल्वेंट, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका 78.54। ठीक है, इतनी बात हो गई, आपको पता चल गया ये जो मेन इक्वेशन है उसमें ए डेबाई-हकल कांस्टेंट है और उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितना टेम्परेचर लेते हैं तो कितनी आती है, 0.509। अब जो आपका मेन इक्वेशन जो ये था कौन सा, ये वाला, जिसमें आपने ए लिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे ए की वैल्यू, ये देखो ये हमने रख दी है 0.509। तो इक्वेशन हो गया लोग गामा प्लस माइनस, यानी कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट इक्वल टू माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस, है ना, ये चार्जेस हैं निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के, और आई टू पावर हाफ, यानी कि आई क्या है आपका रूट में है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये जो इक्वेशन है इस थ्योरी की, यानी कि डेबाई-हकल थ्योरी फॉर मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसकी ये जो मेन इक्वेशन है, ये इक्वेशन का जो बोलते हैं हम लोग इसको डेबाई-हकल लिमिटिंग लो, DHLL, सुन लो, डेबाई-हकल लिमिटिंग लो इसको हम लोग बोलते हैं। और ये किसमें रिलेशन बताती है, आपका मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी कि आपका लोग गामा प्लस माइनस, और बताती है आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें रिलेशन बताती है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू निगेटिव है, ये देखो, ये जो लोग गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या है, निगेटिव, जहां भाई मैं गोला कर रहा हूँ। ठीक है, देखो निगेटिव साइन है। ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू ये बताती है ना, कि इसकी इसकी जो वैल्यू है किसकी, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो क्या होती है, एक से कम होती है, लेस देन यूनिटी, एक से कम। ठीक है, और ये एक्चुअल में होती भी कम है, ये देखो, दैट इज एक्चुअली सो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाइल। और ये मतलब किसमें होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट के, उनके केस में ये एक से कम होती है।
क्या आपका जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में 1 से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थ्योरी है कौन सी, डिबाई-हकल थ्योरी फॉर मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट या फिर DHLL, डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ, ये इक्वेशन केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होती है। सुन लो, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ये जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो जाती है। इसलिए ये जो इक्वेशन है DHLL, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होती है। अब आपने देखो ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या क्या सीखा। एक तो इस इक्वेशन का नाम आपने सीख लिया। ये इक्वेशन किस में रिलेशन देती है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट और आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में रिलेशन देती है। इसमें निगेटिव वैल्यू है इसकी, है ना, निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू इसकी ये बताती है ना, लोगरिदम की निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो 1 से कम होता है, और ये 1 से कम किसके लिए होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि ये थ्योरी केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होती है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई नहीं होती है। अब आपने देखा इस इक्वेशन में रिलेशन किसके बीच में है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट यानी कि लोगरिदम आपका लोग गामा प्लस माइनस और आपका आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है। यदि ये ग्राफ आपका क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन आता, इसका मतलब है कि ये जो लो है DHLL ये आपका सही है ना। ये भाई वीडियो के बीच में बैटरी डाउन हो जाती है, बड़ा गड़बड़ हो जाता है, इससे चार्जर ऑन नहीं किया हुआ था। यस, ठीक है। तो ये आपने देखा आयनिक स्ट्रेंथ में और जो आपका मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, इनके बीच में ये प्लॉट है, ग्राफ है। ये ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आती इसमें, ठीक है, वो ये बताती कि ये जो इक्वेशन है DHLL ये वेरीफाई हो जाती और ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात ये हो गई कि ये जो इक्वेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉलो हो रही है, उसका मतलब देखो ये हुआ, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन आपका जो DHLL है उसके हिसाब से खींची हुई है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये वास्तविक लाइन है। NaCl का जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का आयनिक स्ट्रेंथ के साथ क्या चेंज होता है, ये सॉलिड लाइन ये बता रही है, ठीक है। और जो आपकी डॉटेड लाइन है वो आपका इक्वेशन के हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए उसको बता रही है। तो वास्तविकता NaCl के लिए जो वास्तविकता है और जो डॉटेड लाइन है DHLL के हिसाब से जो लाइन है वो देखो शुरू में काफी क्लोज है। देखो कहां तक क्लोज है मैं बता देता हूँ, ये यहाँ तक देखो काफी क्लोज है ना, ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर है। उसके बाद इनमें सेपरेशन होता चला गया, यानी कि जैसे जैसे आप आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेविएशन बढ़ता चला जाएगा, और आयनिक स्ट्रेंथ यदि कम रहेगी यानी कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट रहेगा, सुन लो डाइल्यूट सॉल्यूशन का आयनिक स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम तो आयनिक स्ट्रेंथ कम, ठीक है। अभी बताने वाला हूँ ये भी। तो जैसे जैसे आप आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगे, ये देखो 0.4 से 0.1 की तरफ जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, यानी कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन एक साथ है ना, एक के ऊपर एक है। इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये जो लो है वो फॉलो होता है। पहली बात, जैसे ही आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, वैसे ही देखो डेविएशन हो गया, विचलन आ गया, है ना। सॉलिड लाइन कहाँ रह गई, और ये देखो इतना सेपरेशन हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो हमारा DHLL है, डेबाई-हकल लिमिटिंग लो इक्वेशन है ना, ये बताती है कि यदि आपकी Z प्लस, है ना, कैटायन एनायन का जो चार्जेज है वो सेम है, तो जो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट है दैट शुड वेरी ओनली विद द आयनिक स्ट्रेंथ, वो केवल आयनिक स्ट्रेंथ के साथ वेरी करना चाहिए। ये बात एकदम सही कह रही है। DHLL कहाँ है, DHLL ये रही DHLL, ये क्या कह रही है मैं बता देता हूं आपको। ये कह रही है यदि आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए Z प्लस और Z माइनस की वैल्यू सेम है ना, सेम है, ठीक है, तो ये किसके साथ वेरी करेगी, ये आपके केवल I की वैल्यू के साथ वेरी करेगी। यानी कि ये जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है ये केवल इस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, ये केवल आयनिक स्ट्रेंथ के साथ बदलेगा, ठीक है। ये देखो, it should vary only with the ionic strength of the solution and not at all with the nature of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर के साथ बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, किसका, आपके एक्टिविटी कोफिशिएंट का। कब, जब Z प्लस और Z माइनस की वैल्यू सेम हो, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इससे भी क्वेश्चन आए हैं और इसके इक्वेशन से भी क्वेश्चन आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिल सकता है फर्स्ट ग्रेड में, अकॉर्डिंग टू DHLL, है ना, डेबाई-हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है।
इन्होंने ये कहा है कि चार्ज उसका जेड है और आयनिक स्ट्रेंथ को हम आई ले रहे थे, इसने म्यू लिया है भाई। आयनिक स्ट्रेंथ को देख लेना, हम इतनी देर से आई ले रहे थे, ठीक है। तो म्यू लिया इसने और डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। बोला कौन सा इक्वेशन सही है। डेबाई हकल जो थ्योरी है एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए, उसके लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है और आयनिक स्ट्रेंथ को म्यू लेना है। तो बोला है कौन सी इक्वेशन सही है बोल करके। आप तो जानते ही हैं, अभी आपने क्या देखा है, log गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.509 ब्रैकेट में जेड प्लस जेड माइनस और ये रूट आई, यही तो है, ठीक है। आई की जगह आपको म्यू रखना है और क्या करना है, क्योंकि इसने आयनिक स्ट्रेंथ को म्यू बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये देखो, ये अब आप ये माइनस चार्ज इधर ले आओगे तो वहां से वहां ये मतलब माइनस चार्ज को आप इधर ले आओ, चाहे ये देखो ये रहा log प्लस माइनस और ये इक्वल टू में बिना माइनस के ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 0.509 और ये आगे सेम, ठीक है। तो अब ये देख लो, इन दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए और हमारा इक्वेशन 3 है, ये रहा, ठीक है। बात आपको समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में केवल z लिखा हुआ है, z का स्क्वायर होना चाहिए। देखो z प्लस जेड माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब z का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे केवल z है, ठीक है। ये भी केवल z है, ये दोनों तो वैसे ही बाहर चले गए। ये आपका जेड स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन में जेड स्क्वायर तो दिया हुआ है ये, लेकिन ये वैल्यू गड़बड़ कर दिया, 0.0 कर दिया इसने। 0.0 नहीं है भाई, 0.509 है सीधी, है ना। और वैसे भी इसमें माइनस का साइन यहाँ लगाया नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इक्वेशन नंबर 3 एकदम सही है, ये वाली इक्वेशन है जहां मैं टिक कर रहा हूँ, ये वो वाली इक्वेशन है, देख लो। आपका z प्लस जेड माइनस का मतलब हो गया जेड स्क्वायर, ये देखो एकदम ओके इक्वेशन है, रूट म्यू, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इक्वेशन ही पूछ ली इन्होंने और अलग अलग तरह से घुमा के दिया है। अब उसके जो ग्राफ था किसका, आपका लोग आपका मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट वर्सेस आपका जो रूट आई में जो ग्राफ था, ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ में जो ग्राफ था, उस ग्राफ से ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2018 में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी कम लोगों का सही हुआ है, बहुत ही कम लोगों का सही हुआ है। इन्होंने पूछा है कि फॉर फ्लोटिंग माइनस लोग, अच्छा यहाँ पर इन्होंने, अब देखो गामा है, टाइपिस्ट की मिस्टेक है, आर बता दिया उसने, है ना, आर नहीं है भाई, ये गामा है, ठीक है। तो माइनस लोग गामा प्लस माइनस अगेंस्ट रूट म्यू, है ना, म्यू का मतलब आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हम आई लिख रहे हैं, ये म्यू लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। The slope of the line for unitrivalent और triunivalent electrolyte will be, ये लो भाई, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए पॉजिटिव चार्ज तो हो 1 और नेगेटिव चार्ज हो -3, है ना, वही तो हुआ यूनी और ट्राईवेलेंट, यही तो हुआ यूनी और ट्राईवेलेंट, यानी कि नेगेटिव चार्ज 3 होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज 1 होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घबराइएगा मत, ठीक है। जैसे आपका Na3PO4, है ना, तो PO4 का चार्ज कितना होता है, 3 माइनस होता है, Na का कितना चार्ज होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो हो गया ना ये, ठीक है। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, उसके लिए स्लोप पूछा है इन्होंने, ढाल पूछा है, देखो आलेखन से रेखा का ढाल, यानी कि स्लोप क्या होगा, ठीक है। अब स्लोप क्या होगा, कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको, ये वही, अच्छा ये देखो भाई, बड़ा कमाल हो गया। फर्स्ट ग्रेड में 2018 में भी स्लोप का क्वेश्चन है, किसके लिए, यूनी ट्राइवेलेंट के लिए। और आपका ये जो फर्स्ट ग्रेड 2015 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो यूनी बाइवेलेंट के लिए आया हुआ है ना। मतलब देखो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, है ना, लेकिन सोल्ट चेंज कर दिया, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है ना। अब ये देखो स्लोप कैसे निकलेगा उस ग्राफ से, किस ग्राफ की बात कर रहा है ये मैं बता देता हूँ आपको, कौन से इस ग्राफ की बात कर रहा है ये, और ये ग्राफ कौन से इक्वेशन का है, ये ग्राफ आपके ये जो DHLL का इक्वेशन है मेन, उसका ग्राफ है, ठीक है। अब इससे स्लोप कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। आप बाइवेलेंट लेंगे, यूनिवेलेंट लेंगे, यानी कि जेड की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो अब ये देखो, ये इक्वेशन आप जानते हैं ना, यही तो इक्वेशन है DHLL, है ना, आपकी DHLL, डी बाई हैकल लिमिटिंग लो, ठीक है। अब इसको आप माइनस चार्ज को इधर ले आओ तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, हुई कि नहीं हुई, सेकंड वाली, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाओगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर आप देखो m की वैल्यू क्या हो गई, यदि आप ग्राफ खींचते हो किसमें, इन्होंने किस किस में बताया है, माइनस लोग गामा प्लस माइनस और रूट म्यू, यानी कि माइनस लोग गामा प्लस माइनस और हमारे लिए रूट आई हो गया है, ठीक है। इन दोनों में आप ग्राफ खींचते हो तो ये तो वैल्यू हो गई y की, ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई, और ये हो गई वैल्यू x की, ठीक है। रूट आई किसकी वैल्यू हो गई, x की, इसका मतलब m की वैल्यू देखो ये हो गई, ये m की वैल्यू हो गई, और ये c की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 होगा, ठीक है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना,
अब मैं बता दूं आपको y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें y और x के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप क्या होता है, स्लोप की वैल्यू होती है m, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है आपकी c, है ना। तो यहाँ पर प्लस में आगे कुछ भी नहीं है, i के बाद कुछ भी नहीं है, रूट आई के बाद प्लस में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेप्ट तो होगा जीरो। इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब है लाइन है ना वो ओरिजिन से पास होगी। ये जो आपका ओरिजिन है ना, इस ग्राफ में देखना जरा, मैं बता देता हूं आपको। ये देखो लाइन ओरिजिन से, ये देखो यहाँ ओरिजिन है जहां कर्सर है, तो लाइन यहीं से निकल रही है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, देखो लो सारी लाइन यहीं से निकल रही है, ठीक है। तो ये तो हुआ सी की वैल्यू का नहीं होने का मतलब, यानी कि इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, इसलिए आपका इंटरसेप्ट जीरो हो गया। तो मैंने इंटरसेप्ट को मिटा दिया है, बात आपको समझ में आ गई है। इंटरसेप्ट यहाँ पर जीरो है और वो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब स्लोप देख लेते हैं, m की वैल्यू क्या आ गई भाई, m की वैल्यू आ गई 0.509 और z प्लस z माइनस, है ना, z प्लस और z माइनस। अब z प्लस z माइनस की वैल्यू आप लिख दो, जैसे ये क्या है, यूनी और बाइवेलेंट। यूनी और बाइवेलेंट का मतलब ये हो गया कि आपका जैसे Na2SO4 है, Na2SO4 का मतलब हो गया ना चार्ज, तो एनायन का चार्ज -2 और कैटायन का +1, तो ये यूनी और ये बाइवेलेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि आपका Z प्लस का चार्ज है +1 और Z माइनस का चार्ज है आपका सॉरी 2, है ना। चार्ज की वैल्यू आप रख दो, m की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। क्या रखोगे, 0.509 ब्रैकेट में Z प्लस क्या है भाई 1, मल्टीप्लाई करो Z और Z माइनस क्या है, देख लो चार्ज कितना है 2, तो आप लिखोगे 2, तो हो गया 0.509 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, स्लोप की वैल्यू आ गई। देखना जरा वैल्यू में है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ये क्वेश्चन ये भी सोल्व कर देते हैं। हमें स्लोप की वैल्यू मिल गई ना अभी। स्लोप क्या होता है, स्लोप यानी कि m की वैल्यू क्या थी 0.509 और ब्रैकेट में z प्लस और z माइनस, ठीक है। अब इन्होंने यूनिट ट्राइवेलेंट दिया, यूनिट ट्राइवेलेंट का मतलब z प्लस की वैल्यू तो 1 ले लो और ट्राइवेलेंट यानी कि इसकी वैल्यू 3 ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 0.509। अब मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा भाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, तो 0.509 मल्टीप्लाइड बाई 3 कौन सा है, आंसर नंबर 3 सही है। बात आपको समझ में आ गई। क्या पूछा है इन्होंने, स्लोप पूछा है। स्लोप हमने कैसे निकाला, हमने निकाला ये जो इक्वेशन थी उस पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अप्लाई किया और m की वैल्यू निकाल ली, और m क्या होता है, स्लोप होता है। अब उससे हमने क्या किया, स्लोप की वैल्यू निकाल ली कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z प्लस और z माइनस की वैल्यू चाहिए, वो इन्होंने यहाँ बताई है, यूनी बाइवेलेंट, यूनिवेलेंट, यूनी ट्राइवेलेंट, जो बताएगा वैसा हम रख देंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो इस तरह से ये स्लोप के दो क्वेश्चन थे, दोनों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 और 2018 में आए हुए थे, बड़े ही मतलब इंटेलिजेंटली डिजाइन किए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। अब एक आयनिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी और आ रहे हैं पिछले 2 साल से। आयनिक स्ट्रेंथ बेसिकली इसी थ्योरी से रिलेटेड एक टॉपिक है, जो आपकी डिबाई-हैकल थ्योरी ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट से रिलेटेड ही थ्योरी है ये, क्योंकि वो रिलेशन ही किसमें है, आपका जो लोग गामा प्लस माइनस और आई में रिलेशन है, आई यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आयनिक स्ट्रेंथ देखो पहले तो होती क्या है ये समझ लो। आयनिक स्ट्रेंथ आई ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, है ना, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इन ए सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या हुई, यानी कि सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को किस में मापते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ में। जितनी ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके ये फॉर्मूले से, ये इसको निकालने का है फॉर्मूला, ठीक है। I इज इक्वल टू हाफ और ब्रैकेट में m1z1, यहाँ पर m2z2 और m3z3, ठीक है। तो ये z के स्क्वायर और लगा हुआ है, बस इतनी सी याद रख लेना। आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये टर्म कितनी भी हो सकती है, m4z4 m5z5, डिपेंड करता है कि वहां पर आयन कितने हैं। देख लो आयन कितने हैं, यदि 2 आयन है, जैसे NaCl है, एक प्लस पॉजिटिव है एक निगेटिव है, 2 आयन हो गए ना, तो 2 आयन हो गए तो केवल 2 ही टर्म लगेगी, बात को समझ लो, 2 ही टर्म लगेगी, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आपका K2SO4 है, अब आप कहोगे सर इसमें तो 3 आयन है, ऐसा नहीं है ना। एक तो K प्लस है, ठीक है, वो बात अलग है कि उसका नंबर 2 है, ठीक है। तो K प्लस है और एक आपका SO4 2 माइनस है, ठीक है। तो 2 ही आयन हुए, तो आपका इसमें भी 2 ही टर्म लगेगी, यानी कि m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर, यही होगा ब्रैकेट में, इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ये रहा,
ये आपके जितने भी सोल्ट हैं जिनमें दो ही टाइप के आयन है केवल, उन सब के लिए अप्लाई होता है ये, ठीक है। अब इसमें Z प्लस Z माइनस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। ये कैटायन और एनायन के चार्जेस होते हैं। M क्या है ये आपने मुझे पूछा नहीं, पूछना चाहिए था। M होता है आयंस की मोलेलिटी। क्या? मोलेलिटी। जानते हो ना, मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन मेथड वाला मोलेलिटी, ठीक है। वो है आपका M प्लस और M माइनस यानी कि कैटायन और एनायन का मोलेलिटी, ठीक है। आई यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ है ही है। अब बात आ गई कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सीधा हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास ये, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आयनिक स्ट्रेंथ निकाली हुई है, ठीक है। और वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जब ये 2015 फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें आपकी मोलेलिटी इतनी बताई हुई है, 0.25 मोलल है K2SO4, ठीक है। मोलेलिटी है इसकी K2SO4। आयनिक स्ट्रेंथ आपको निकालनी, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ K2SO4 को निकालनी है और 0.25 मोलेलिटी उसकी है। कोई बात नहीं, हमने याद कर लिया। अब देखते हैं, फॉर्मूला हमारा ये है। K2SO4 दो टाइप के आयन है, K प्लस एक SO4 2 माइनस, इसका मतलब दो ही टर्म लगेगी। हमने लिख दी दो टर्म, ठीक है। तीसरी टर्म की जरूरत नहीं है। अब देख लो भाई, यहाँ पर M1 M2 यानी कि मोलेलिटी की वैल्यू लिखनी है। तो पहली वैल्यू हम लिख रहे हैं किसके लिए? K प्लस के लिए। ये जो टर्म है ये हमारी SO4 2 माइनस के लिए, ठीक है। तो K प्लस के लिए हम मोलेलिटी, तो हमारा जो K प्लस की देख लो भाई। अब एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सावधानी पूर्व वाली बात है, कि K2SO4 की मोलेलिटी इन्होंने कितनी दी है, मैं बता देता हूँ आपको। K2SO4 की मोलेलिटी दी है 0.25। अब देख लो, K2SO4 की मोलेलिटी इतनी है। अब एक K2SO4 में SO4 कितने हैं, SO4 2 माइनस कितने हैं? एक K2SO4 में एक ही है। इसका मतलब इसकी मोलेलिटी भी कितनी हो गई आपकी? 0.25 ही हो गई, ठीक है। अब एक K2SO4 में कितने K प्लस हैं? दो K प्लस हैं, इसलिए K प्लस की जो मोलेलिटी है वो आपकी 0.25 इंटू 2 हो गई। बात को समझो, यानी कि 0.5 हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक K2SO4 में दो K प्लस हैं, इसलिए K प्लस की मोलेलिटी K2SO4 से डबल होगी। और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है K2SO4 की मोलेलिटी 0.25, ठीक है। अब आपको पता चल गया आंसर। M प्लस यानी कि K जो प्लस है उसकी मोलेलिटी, उसको 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.50, ठीक है। M माइनस यानी कि आपका SO4 2 माइनस है ना, उसकी मोलेलिटी वही होगी जो K2SO4 की है, 0.25। Z1 Z प्लस है, Z प्लस की वैल्यू यानी कि Z कैटायन का चार्ज 1 है। Z माइनस यहाँ पर 2 है, यानी कि जो आपका एनायन है SO4 2 माइनस, उस पर चार्ज कितना है? 2, ठीक है। आप ये जो इक्वेशन थी कौन सी, ये वाली जहां पर मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, इसमें इन सब की वैल्यू रख दो। ये देखो I इज इक्वल टू हाफ यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। M1 यानी कि कैटायन की मोलेलिटी 0.5 है ना। और उसके बाद में Z1 यानी कि आपका Z1 या Z प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आप प्लस करेंगे। ये दूसरी टर्म है, ये आपकी SO4 2 माइनस की वजह से है, और ये आपका K प्लस की वजह से, ठीक है। मोलेलिटी 0.25, और यहाँ पर जो Z है उसकी वैल्यू 2 है, इसलिए हमने लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई किया ना तो हमने लिखा 2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.75। बात समझ में आ गई है ना। क्योंकि ये जो आप सोल्व करने वाले हो ना, ये आप ब्रैकेट में सोल्व करोगे, 0.5 हो गया इतना इतना, और उसको प्लस करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को, तो ये 1 हो जाएगा, ये आ गया 1.5। अब ये यहाँ पर हाफ है, इसका मतलब 1.5 का आधा कर देंगे तो वो आ गया 0.75। आंसर आपको मिल जाना चाहिए। ये हमारा 3 आंसर है। ये क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2015 का। अब देखो, फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, 0.25 मोलल Na2SO4। यहाँ इन्होंने मोललिटी चेंज कर दी है ना, और सोल्ट पोटेशियम सल्फेट की जगह सोडियम सल्फेट कर दिया। अब आप कैसे निकालोगे आयनिक स्ट्रेंथ? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपका ये रहा, जानते हो ना, अभी तो बात करी थी हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मोलेलिटी निकाल लो, तो मोलेलिटी SO4 की, तो SO4 2 माइनस की मोलेलिटी उतनी होगी जो जितनी Na2SO4 की है, क्योंकि एक एक Na2SO4 यूनिट में एक SO4 2 माइनस होता है, इसलिए ये मोलेलिटी सेम रहेगी। Na प्लस की मोलेलिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि एक Na2SO4 में आपके दो Na प्लस होते हैं, है ना। तो Na प्लस की जो मोलेलिटी है वो Na2SO4 की मोलेलिटी यानी कि 0.02 का डबल हो जाएगी। ये देखो, हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.24 हो गई, 0.04 हो गई, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं हाफ। यहाँ पर आपका M1 यानी कि मोलेलिटी किसकी? कैटायन की, ये रख दी हमने, सोडियम की, ठीक है। और उसका चार्ज उसका सोडियम का चार्ज 1 है, Z तो 1 का स्क्वायर रखा।
है ना, ये पूरी टर्म हो गई सोडियम के लिए या एनाइन के लिए। ये मोलिलिटी, एनाइन आपका SO4 2 माइनस की 0.24 मोलिलिटी है, चार्ज उसका 2 है, इसलिए Z का स्क्वायर होता है, ये देखो हर इक्वेशन में m1 Z स्क्वायर प्लस m2 Z स्क्वायर, तो ये हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, है ना। अब आप सोल्व कर लीजिए इनको, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको 0.04 मिलेगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 मिलेगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे 0.12 मिलेगा, और हाफ है तो उसका हाफ करेंगे तो 0.06 मिलेगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। आयनिक स्ट्रेंथ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सुन लो, आगे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कर दो बाय बाय, और मिलते हैं नई यूनिट के साथ में, ठीक है। और जल्दी से कमेंट करके ये जरूर बताना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट आपको कैसी लगी, और इस वीडियो में हमने क्या सीखा, आयनिक स्ट्रेंथ किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, लास्ट में एक चीज और बता दूं आपको मैं, कि आयनिक स्ट्रेंथ के लिए यदि 2 सोल्ट यदि वो मिला दे, इस बार ऐसा हो सकता है 2 सोल्ट यदि वो मिला दे, K2SO4 और KCl अलग अलग मोलिलिटी के मिला दे, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये जो न्यूमेरिकल है ये दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और इसको सोल्व कर लेना अपनी रफ कॉपी में, ठीक है, और इसको सीख लेना। दो तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, और एक तीसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये न्यूमेरिकल बता दिया, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए टोटल, इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा यदि आपने ये सीख लिए तो, ठीक है। तो इस तरह से आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है, ये हमने सीख लिया। और आपका ये जो पूरा इक्वेशन था आपका DHLL, ये इक्वेशन क्या है, इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना, ग्राफ क्या है, ग्राफ का ये आपका ग्राफ आ गया, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरी के, ये इक्वेशन कैसे आया, तो फाइनली हम पहली स्लाइड में आ गए हैं, है ना। तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथियों, वी हैव जस्ट किल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यस वी हैव किल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड एंड सॉलिड स्टेट एंड मेनी मोर फॉर द फर्स्ट ग्रेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।